हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सार क्लासेस। मेरा नाम है शुभम पटेल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सार क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकंड आज हम अटेंड करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इस पूरे होल चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। इसमें बस मोस्टली 3-4 डेरिवेशन आते हैं इंपॉर्टेंट जो भी हैं। आज का ये जो लेक्चर आपका होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट हम करते हैं एक बढ़िया सी मोटिवेशनल लाइन के साथ कि अगर हौसले होंगे आपके बुलंद, अगर आपके हौसले होंगे बुलंद तो तरक्की जरूर रंग लाएगी। अगर हौसले होंगे बुलंद तो तरक्की जरूर रंग लाएगी। अगर हौसले ही ना होंगे बुलंद तो तरक्की क्या खाक रंग लाएगी। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए और जोश एकदम हाई रखिए, हम कवर कर लेंगे। माना कि समय बहुत कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं जिसमें हम इसकी तैयारी ना कर पाए। ये छोटा सा यार कितना शब्द है, इसमें 2 शब्द का है ये। इसका हम कितना समय लगेगा यार। 3 महीने बहुत होते हैं आपके पास, 3 महीने यानी कि 90 दिन। और अभी आप देख लीजिए कि आपके पास पूरे के पूरे मतलब कि 3 डिजिट में आपके पास डेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। हम आज के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर नंबर सेकंड में इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो इसमें कवर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या, सारे डेरिवेशन जितने हैं इस चैप्टर के 4-5 डेरिवेशन है और उसमें से 2-3 जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि है आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। हम अपने इस लेक्चर में कौन कौन सा डेरिवेशन कवर करेंगे देख लेते हैं। हम इसमें कवर करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 2 टॉपिक आते हैं। टॉपिक नंबर 1 जो है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका हर साल आता है। ये पिछले 10 साल से हर साल आ रहा है, एवरी ईयर आपका आ रहा है ये। और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप इन दोनों में से कोई एक सीख गए तो आप दोनों कर सकते हो। तो इन दोनों में हम एक नहीं दोनों बताएंगे, लेकिन आप ये अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बहुत ही इजी है और आप समझ जाओगे। ये एवरी ईयर आ रहा है, पिछले 10 सालों से हर बार आ रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और तीसरा हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय का हम थियरी देख लिए थे, गॉस का प्रमेय का डेरिवेशन भी हम उस थियरी वाले क्लास में थोड़ा सा देख लिए थे। और गॉस का प्रमेय इस बार आपका 23 और 24 के सेशन में नहीं है, सिलेबस से हट चुका है। तो हमको देखना क्या है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग में 3 आते हैं। एक समान तार की लंबाई और असमान तार की लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक आपका आता है अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 3 आपके आते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में। यही हम देखेंगे यहाँ पे 5 डेरिवेशन है, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट तो यही दोनों है जो कि आपका हर साल आता है, लेकिन हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग भी देख लेंगे क्योंकि ये भी आ सकता है। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला डेरिवेशन है उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि एक बार ध्यान से देख लीजिए, अक्षीय बिंदु पर तीव्रता। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 आवेश बराबर परंतु विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं देख लीजिए। हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं आपकी परिभाषा के अनुसार। वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा क्या कहता है? एक बिंदु यहाँ पर हो गया ना, इसको हम ए मान लेते हैं, बिंदु ए। और एक ये आपका आ गया बिंदु बी, ये आप क्या हो गया द्विध्रुव। ठीक, बिंदु ए पर आवेश उपस्थित है -q और बिंदु बी पर उपस्थित है आवेश +q। ठीक, और ये दोनों के बीच में उपस्थित है आपका मध्य बिंदु O। और ये दोनों ए और बी की दूरी 2l है। द्विध्रुव की दूरी 2l होती है ना, द्विध्रुव ऐसा ही होता है आपका ना, ये -q और +q, इनके बीच की दूरी 2l और बीच में एक आपका मध्य बिंदु, यही होता है आपका द्विध्रुव ना। तो चलिए अब समझते हैं। द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है। अगर आपको अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो ये जो अक्ष इसका जा रहा है इसको आप आगे बढ़ाइए, इसको थोड़ा सा ऐसे आप आगे बढ़ाइए और यहाँ पर कोई एक बिंदु P ले लीजिए। यहाँ पर कोई एक बिंदु हमने P ले लिया।
यहाँ पर एक बिंदु हमने P ले लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ रहे हैं आप? ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया जिस पर आवेश -q और +q आवेश कूलाम का आवेश है और जिनके बीच की दूरी 2l है और इसी रेखा के अक्ष पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा +q है, +q पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र प्लस और ये प्लस तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, तो ये इधर बल लगाएगा। ठीक, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड रहेगा, E1, ये हमारा E1 हो गया। और उसके बाद इधर -q आवेश है, -q आवेश वैद्युत क्षेत्र को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए -q अपने तरफ वैद्युत क्षेत्र लाएगा, तो E2 की दिशा इस साइड रहेगी, E2 इस साइड आएगा और E1 इस साइड भागेगा। समझ रहे हैं? अब हम देख लेते हैं आपका जो कि यहाँ से -q और +q आवेश के बीच की दूरी 2l है, बीच में मध्य बिंदु है, तो इस तरफ और इस तरफ की दूरी क्या हो गई? l और l लिख लेते हैं। यहाँ की दूरी आपका l हो गया, मध्य बिंदु से -p तक की दूरी आपका l हो गया और मध्य बिंदु से +q तक की दूरी आपका l हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, मानते हैं यहाँ पर बिंदु P से मध्य बिंदु O तक की दूरी x। ठीक, ये हमारा बिंदु P है ना, बिंदु P से मध्य बिंदु O तक की दूरी हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं x। बिंदु P से बिंदु O तक की दूरी हमारी क्या हो गई? x। ठीक, और अगर हमको बिंदु +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? ये हमारा बिंदु मध्य बिंदु से +q तक की दूरी क्या है? l, और बिंदु P से मध्य बिंदु तक की दूरी क्या है? l। आवेश से आपका बिंदु P तक की दूरी क्या हो गया? x - l, ये आप क्या हो गया। और उसके बाद अब देख लेते हैं -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या होगा? -q आवेश से मध्य बिंदु O तक की दूरी क्या है? l है। मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी क्या है? x है। अगर हमको -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकालना है तो हम इस दूरी से इस दूरी को जोड़ देंगे तो हमारा -q से +q तक की दूरी आ जाएगी। चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बिंदु -q से हमारा बिंदु P तक की दूरी x + l हो जाता है, x + l हमारा दूरी हो जाता है। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे। ये जो आपके सामने डायग्राम बना है इसको मैंने आपको समझा के बताया है, इसको एक बार और मैं बता रहा हूं, आप अपने कॉपी में ऐसे नोट कर लीजिएगा। माना एक द्विध्रुव AB है जिस पर हम -q और +q आवेश रखते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 2l होता है, इनके बीच हम मध्य बिंदु O लिखते हैं और इसी रेखा पर उपस्थित एक बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसी रेखा पर उपस्थित एक बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम फिर से लिखेंगे कि माना बिंदु P से मध्य बिंदु O तक की दूरी x है, इसलिए बिंदु P से +q आवेश तक की दूरी x - l है और -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी x + l है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक बार आपको लिखना पड़ेगा -q और +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसको हम E से लिखते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। ये आपका -q और +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
1/4πε0 को हम के लिखते हैं, तो E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम E1 से लिखेंगे। E1 बराबर क्या होगा हमारा 1/4πε0 क्यू अपान E1 हमारा किससे है, प्लस क्यू से है ना, तो P से प्लस क्यू की दूरी क्या है, x माइनस यल, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस यल का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे प्लस क्यू, ऐसे ही लिखेंगे हम, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपान x प्लस यल का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद इतना आप उतार लीजिए, फिर उसके बाद इस डेरिवेशन को करते हैं। माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या थी हमारा, E बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरा करना है। तो अब हम सिर्फ लिखेंगे माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमको कैसे लिखना पड़ेगा, E1 इक्वल टू माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर E1 लिखा जाएगा। E1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान माइनस क्यू से P तक की दूरी क्या है, x प्लस यल का होल स्क्वायर। अब आपका प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसको हम क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। E2 बराबर क्या होगा आपका 1/4πε0 क्यू अपान x माइनस यल का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। आपका ये अक्षीय रेखा पर उपस्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर हमको E बराबर E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। E1 में से E2 को घटाना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेज मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर E बराबर E1 माइनस E2 लिखेंगे। तो हमारा E1 बराबर क्या है, हमारे पास E1 का मान क्या है 1/4πε0 क्यू बाई x प्लस यल का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 क्यू अपान x प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस का E2 का मान क्या है 1/4πε0 क्यू अपान x माइनस यल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे माइनस का 1/4πε0 क्यू अपान x माइनस यल का होल स्क्वायर। E बराबर हमारा ये हो गया आपके पास, E बराबर ये हो गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/4πε0 इस तरफ भी है, इस तरफ है, Q भी है और Q है, तो Q इंटू 1 क्या होता है, Q होएगा। तो यहां से हम लिख लेते हैं E बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा Q अपान 4πε0 इंटू 1/x प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस का Q अपान 4πε0 इंटू 1/x माइनस यल का होल स्क्वायर। ये लिखने के बाद अब हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब Q अपान 4πε0 दोनों तरफ है, तो Q अपान 4πε0 को हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे हम, Q अपान 4πε0 को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस का 1/x माइनस यल का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तिरछा गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे गुणा करते हैं,
ये आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही एज इट इज रहेगा। तो इसको ऐसे ही आप लिख लीजिए, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर यक्स माइनस यल का होल स्क्वायर, यक्स माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस का यक्स प्लस यल का होल स्क्वायर अपान में इसका गुणे इसका यक्स प्लस यल का होल स्क्वायर इंटू यक्स माइनस यल का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमको मैथ का कुछ फार्मूला दिख रहा है जो कि आपको बहुत ही बेसिक होता है, जो कि एक है, यहाँ पर एक है यक्स माइनस यल का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और ये यक्स प्लस यल का होल स्क्वायर इंटू यक्स माइनस यल का होल स्क्वायर है। तो क्या ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अपान में जो हमारा लगेगा वो हमारा लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नॉट तो ऐसे ही एज इट इज उतर जाएगा आपका नीचे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में यक्स माइनस यल का होल स्क्वायर क्या होगा, यक्स स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर माइनस का 2 यल। अब यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस का चिन्ह, फिर उसके बाद यक्स स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर माइनस का 2 उसके बाद यहाँ पर प्लस का 2 रहेगा, सॉरी क्योंकि ये प्लस का है। उसके बाद इसका फार्मूला हम आपको बता दिए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ कट रहा है, यहाँ पे कुछ कट रहा है। यहाँ पर कट क्या रहा है, इस तरफ का यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इस तरफ का यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर घट जाएगा, इसमें घट जाएगा तो क्या आएगा अपने पास, ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही उतर जाएगा अपने पास, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में अब आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ इस तरफ माइनस का 2 उसके बाद इस तरफ भी माइनस का 2 अपान में यक्स स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस का 2 और माइनस का 2 आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आपका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस का 4 हो जाएगा तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा। ये जो Q है इसको अंदर भेजो और इसको 2QL लिखो, 2QL लिखो, क्योंकि आप एक पढ़े होगे टॉपिक समवे P पढ़े होगे आप, P बराबर होता है 2QL, P बराबर 2 इंटू QL होता है। तो यहाँ से हमको Q को अंदर भेजना पड़ेगा, Q को अंदर भेजना पड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 2 QL इंटू यक्स अपान यक्स स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। अब आपको लिखना पड़ेगा, एक ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, चूंकि 2QL बराबर हम P लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमको E बराबर आ जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 2P और यक्स है तो 2P यक्स अपान में आपका ये यक्स स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर, यही आपका है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K भी लिख सकते हैं, तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिख के बता देते हैं। यहाँ पे आपका फार्मूला लिख देते हैं, बराबर E बराबर K इंटू 2PX अपान यक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा लास्ट में मेन आंसर। समझ गए आप।
तो आशा करते हैं कि ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, पूरा डेरिवेशन। नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप एक बार समझ लीजिए, इसको फिर से एक बार समझा देते हैं। पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। अब इस अक्ष पर -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 Q/x+L² हो जाएगा। उसके बाद +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 Q/x-L² हो जाएगा। उसके बाद आपका हम इसको निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए हमको E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। E1 माइनस E2 करेंगे तो हम E बराबर E1 माइनस E2 कर देंगे। E1 माइनस E2 करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा देखो 1 गुणे Q बराबर Q होगा, 1 गुणे Q बराबर Q होगा दोनों तरफ, तो हम Q/4πε0 कर लेंगे और 1/x+L² 1/x-L² लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस तरफ आने के बाद हमारा हो जाएगा Q/4πε0 को हम कॉमन लिए है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर आपका 1/x+L² माइनस 1/x-L² हो जाएगा। तो Q/4πε0 ऐसे एज इट इज रहेगा। तो इसको हम तिरछक गुणा करेंगे तो हमारा x-L² माइनस x+L² अपान x+L² इंटू x-L² हो जाएगा। अब इसमें हमें तीन फार्मूले दिख रहे हैं मैथ के। x-L² ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x+L² ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, x+L² इंटू x-L² ये क्या होता है, एक फार्मूला आपका होता है, आप पढ़े होगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम करेंगे तो मतलब इसको तोड़ने के बाद आपका आ जाएगा x² प्लस L² माइनस का 2xL माइनस x² प्लस L² प्लस 2xL अपान x² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर दो कॉमन दिख रहे होंगे, x² प्लस L² और इस तरफ भी x² प्लस L² दिख रहा होगा। तो ये x² प्लस L² दोनों घट जाएंगे, घट के 0 हो जाएंगे। फिर ये माइनस का 2xL और प्लस का 2xL प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 2xL माइनस का 2xL माइनस का 2xL मिलकर हो जाएगा हमारा 4xL। तो यहाँ पर आपका उतरेगा Q/4πε0 4xL अपान x² माइनस का L² का होल स्क्वायर। ठीक, फिर ये Q को हम अब अंदर भेजेंगे। ठीक, क्योंकि हमारा एक फार्मूला होता है P बराबर 2QL, P बराबर 2QL हमारा एक फार्मूला होता है। तो अगर हम Q को अंदर भेज देंगे और 2QL को हम P में परिवर्तन कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा और भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसको 1/4πε0 कर दिए, अंदर में 2 गुणे 2QL लिख दिए और गुणे का x लिख दिए और अपान में ये एज इट इज आ गया। अब आपको पता ही है कि 2QL बराबर P होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 2P x अपान x² माइनस का L² का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या आ गया, आपको पता ही होगा कि ये जो 1/4πε0 है इसको हम के से लिखते हैं। के हमारा जो नियतांक होता है इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका आ गया इक्वेशन E बराबर k × 2px अपान x² माइनस का L² का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो इतनी मशक्कत के बाद ये हमारा डेरिवेशन होता है सॉल्व। आशा करते हैं कि ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं, उसको भगा के दिखाएंगे क्योंकि इसको अच्छे से सिखाएं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना अब हम देखेंगे। उसके लिए पहले हम एक द्विध्रुव लेंगे। द्विध्रुव की परिभाषा आप जानते ही हो। यहाँ पर एक हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया द्विध्रुव A, एक ये हमारा हो गया ये B, एक द्विध्रुव हमने AB लिया। ठीक, इस पर हमारा -Q आवेश है, इस पर हमारा
प्लस क्यू आवेश है। ठीक, इसके बीच में हमारा ये हो गया मध्य बिंदु ओ। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी है हमारा 2l। माइनस क्यू और प्लस क्यू की दूरी हमारी 2l है। इसलिए यहाँ से माइनस क्यू से मध्य बिंदु तक की दूरी l और प्लस क्यू से मध्य बिंदु तक दूरी l। अब यहाँ से हम मध्य बिंदु से एक रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक, मध्य बिंदु से एक रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब हम माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से एक रेखा खींचेंगे, जहां पर ये दोनों जाकर मिलेंगी वहीं पर हमारा बिंदु P रहेगा। वहीं पर हमें निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना रहेगा। समझ रहे हैं आप? अब हम ये हमारे माइनस क्यू आवेश से और प्लस क्यू आवेश से एक रेखा खींचेंगे, जहां पर जाके वो मिलेंगे दोनों, वहां पर बिंदु P होगा और वहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चलिए खींचते हैं। तो ये हमारा रेखा हो गया और उसके बाद ये हमारा रेखा हो गया। ठीक, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं। ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं। तो हमें इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमने ये दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू से रेखा खींचा, ये रेखा यहाँ पर आके मिल रही है, इसलिए बिंदु P यहाँ पर रहेगा और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये बिंदु P से मध्य बिंदु O तक की दूरी x है और ये दूरी मध्य बिंदु O से प्लस क्यू तक की दूरी l है। इसलिए इसकी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, √x² प्लस l²। ये दोनों हमारी दूरी क्या हो जाएगी, √l² प्लस x²। इस तरफ की भी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, √l² प्लस x²। अब हम देखेंगे कि ये देखिए यहाँ से प्लस क्यू जा रहा है। ठीक, प्लस क्यू जा रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ रहेगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ रहेगी और इधर से माइनस क्यू जा रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ रहेगी। और ये हो गया हमारा E2। ग्राफ बन गया। ग्राफ आप समझ गए। अब ग्राफ बनाने के बाद आपको नीचे लिखना पड़ेगा। नीचे लिखना क्या पड़ेगा, पहले तो आप ये समझिए निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। निरक्षीय स्थिति किसी रेखा के खींची गई लंबवत रेखा को हम निरक्षीय रेखा कहते हैं। और निरक्षीय रेखा पर प्लस क्यू से और माइनस क्यू से एक रेखा गई, जहां पर ये दोनों मिली वहां पर बिंदु P उपस्थित है और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर हम कैसे कि हमने माना एक द्विध्रुव AB है, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। दोनों के बीच की दूरी 2l है। माइनस क्यू से मध्य बिंदु O तक O की दूरी l है। प्लस क्यू से मध्य बिंदु O की दूरी l है और मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी x है और प्लस क्यू से P तक की दूरी √l² प्लस x²। माइनस क्यू से P तक की दूरी √l² प्लस x²। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक और लिख सकते हैं आपका A और P ये रेखा AP बराबर B और P सॉरी AP बराबर B और P बराबर आपका हो जाएगा माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का ये जो है डिस्टेंस बराबर आपका हो जाएगा √l² प्लस x²। माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं 1 प्लस E2 करना पड़ेगा। उसमें हमको अक्षीय स्थिति में माइनस करना पड़ रहा था, इसमें हमको प्लस करना पड़ेगा। चलिए अब इसको हम देखते हैं, इसका डेरिवेशन को करते हैं। जो कि द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। इसका ग्राफ हम देख चुके हैं। अब हम इसका देखेंगे डेरिवेशन, जो कि इसमें हमको आवश्यकता पड़ेगी, जो कि उसका AP बराबर BP और इसका लेंथ था √l² प्लस x² और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² हम लिखते हैं।
तो यहाँ पर पहले हमको लिखना पड़ेगा नंबर 1 पर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे क्या, E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई AP। E1 को हम AP लिखेंगे, बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट का L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसके बाद लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या हो गया, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दूसरे नंबर पर हमारा होगा प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा हमारा E2 बराबर हमारा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीपी बराबर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको करना है E बराबर E1 प्लस E2। E1 बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान AP का होल स्क्वायर। यहाँ पर AP का होल स्क्वायर रहेगा, तब E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार E2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान BP का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करने के लिए E बराबर E1 प्लस E2 करना पड़ेगा। अब हम करते हैं डेरिवेशन। इसके लिए हम लिख लेते हैं पहले आवश्यक जो भी चीज़ें हैं। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमको E बराबर E1 प्लस E2 लिखना पड़ेगा। अब हम करेंगे E बराबर E1 प्लस E2। तो इसके लिए हमें न्यू फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, जो है कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E बराबर हो जाएगा 2E1 cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा बराबर आ जाएगा L अपान रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद अब आपका आ जाएगा E बराबर E1 प्लस E2 के स्थान पर हम लिखेंगे E बराबर E1 प्लस cos थीटा बराबर का E बराबर 2E1 cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अब उसके बाद E बराबर 2 गुणे E1 हम करेंगे। E1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद अब आपका आ जाएगा गुणे cos थीटा का मान आपका पहले से दिया हुआ है L अपान रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू क्यू इंटू L आ जाएगा, और अपान में आपका L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 आ जाएगा। 3/2 इसलिए क्योंकि वो रूट में है, इसलिए वो 3 रहेगा, 3/2 आ जाएगा।
अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि यल बहुत बड़ा है यक्स क्यूब से, चूँकि यल बहुत बड़ा है यक्स क्यूब से और यक्स एप्रोक्सीमेशन मतलब कि समझ लीजिए कि बराबर ही है यल स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर से, इसलिए यल स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का होल पावर 3 को हम यक्स का पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो 2QL है, 2QL को भी हम P लिखते हैं। इसके पहले वाले डेरिवेशन में आपको हम बताए थे कि P बराबर 2QL होता है। तो अब यहाँ से E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान यक्स क्यूब। यक्स क्यूब इसलिए कि यक्स बराबर यल स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर है, तो यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे यक्स लिख दिए। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान यक्स क्यूब आ गया आपका। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान यक्स क्यूब है और आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K से भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर K इंटू पी बाई यक्स क्यूब। ई बराबर K इंटू पी बाई यक्स क्यूब। अब ये हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, यही हमारा मेन आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, लेकिन समझिए, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इस दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन तो आपका पक्का ही आएगा, और अगर आप एक सीख गए तो दोनों सीख जाओगे। इस चैप्टर में 4 डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट थे, 2 वैद्युत द्विध्रुव का और 2 गॉसेस थ्योरम का। गॉसेस थ्योरम टॉपिक हट गया है, इसलिए हम उसको नहीं बताए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई डेरिवेशन छूट रहा है या फिर कोई इम्पोर्टेंट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उसको भी बता देंगे। धन्यवाद।